હાથનો સાથ છોડીને શિવસેનામાં પ્રવેશ करनार प्रियंका चतुर्वेदी हमारी साथ हाजिर है। प्रियंका, स्वागत है आपका TV9 में। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, जिस पार्टी के साथ आप इतने लंबे समय तक जुड़ी रही, कितना मुश्किल रहा उसे अलविदा कहना? कोई भी रिश्ता जब बनता है उसको साथ छोड़ने में समय लगता है और बहुत ही सोच और समझ के बाद ये निर्णय लिया जाता है। तो हाँ, क्योंकि 10 साल अपने दिए हैं पार्टी को, तो छोड़ने से पहले लगा था कि थोड़ा दुख हुआ था, दुख अभी भी है। पर लगता है कि जब सामने नई चुनौतियाँ आती हैं और नई जिम्मेदारियां आती हैं, उसको अब आगे की तरफ देखकर जो पुराने दरवाजे हैं उसको बंद करना ज़रूरी है। तो आप मानती है रिश्तों के भी रूप बदलते हैं? मैं मानती हूँ जिम्मेदारियों के भी रूप बदलते हैं, रिश्ते वहीं के वहीं रहते हैं। जी। जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ आपके साथ, जो कुछ भी हुआ, कभी भी आपको ऐसा लगा आपने खुद न्याय पाने की कोशिश की? नहीं, जैसे ही ये बात सितंबर में सामने आई थी, मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी और पार्टी ने बाकायदा जो जिम्मेदारी निभानी थी, इन द सेंस सस्पेंशन करना था, वो उसके सस्पेंशन के ऑर्डर दिए थे, 6 साल के लिए दिए थे। पर जब चुनाव आया सामने और बगैर माफ़ी के, मुझसे बगैर माफ़ी के मांगे हुए उनको रीइंस्टेट किया गया और मुझे बताया भी नहीं किया कि उनको वापस रीइंस्टेट कर रहे हैं। और वो सितंबर की घटना एक मेरे साथ हुई, जब मेरी परिवार के एक सदस्य मेरे साथ थी, वो एक बात थी। पर समय जैसे जैसे समय जाता रहा, मेरे माता पिता मथुरा जाने में हिचकिचाते थे क्योंकि उनको वही तकलीफ़ मिल रही थी और बार बार उनकी प्रताड़ना की जा रही थी क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ काम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो वहाँ की लोकल लीडरशिप को ठीक नहीं लगा था, जो भी उनके कारण रहे हों। पर जब उनको बहाल किया गया था तो मुझे दुख हुआ इस बात का कि ये कैसे बगैर मुझसे माफ़ी मांगे, कैसे बगैर मुझसे पूछे इनको फिर से बहाल किया गया है। और ये बात मैंने पार्टी के समक्ष रखी कि ये दुख की बात है कि जिन लोगों को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था, अगर कभी मुझे बताया जाता कि उनकी ज़रूरत है पार्टी में या वो आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं, तो शायद मैं इसके बारे में ज़रूर सोच लेती और कहीं हम लोग इसका कुछ निर्णय म्यूचुअली समझकर, पर बगैर पूछे बगैर समझे वापस से बहाल कर देना, वो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगा और बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा हुआ है। फिर मैंने जब रखा भी इस बात को, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिस तरीके से मैंने इस पूरे मुद्दे को कोशिश की थी कि रिज़ॉल्व हो जाए, वो महत्वपूर्ण पार्टी के हिसाब से नहीं हो रहा था। वहाँ पे मुझे कहीं लगा कि एक महिला जब राजनीति में आती है, अपना आत्मसम्मान लेकर आती है, अपनी इज्जत लेकर आती है और बगैर किसी मांग के 10 साल सेवा पार्टी के लिए की है, उस समय पर की जब पार्टी सबसे अपने कमज़ोर पड़ाव पे थी और बगैर इस उम्मीद के कि कभी भी अगर ऐसा कोई समय आता है जहाँ पार्टी मुझे रिवॉर्ड कर सकती है या सम्मान दे सकती है, बगैर उस मंशा के भी, अगर वो सब करने के बावजूद वो सुनवाई कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाए, तो वो मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं अब आगे की तरफ जाऊं और मैं जिस शहर से मैं जुड़ी हुई हूँ, जो शहर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है और जहाँ से मैंने अपनी पब्लिक लाइफ शुरू की 2008 में 26/11 के बाद, मैं वापस वहाँ पर लौटूं और वहाँ से अपनी राजनीति फिर से पुनर्नए तरीके से शुरू करूँ। जो कुछ भी हुआ वहाँ पे, उसे लेकर आपने खुद क्या राहुल से बात की? सोनिया जी खुद एक महिला है, क्या वो आपका दर्द नहीं समझ पाए? ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि मेरा दर्द नहीं समझ पाए। पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स ने, सीनियर लीडरशिप ने मुझसे बात की इस बारे में। पर जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, मेरा परिवार, जब मैं बगैर कोई राजनीति के बैकग्राउंड से आई हूँ, परिवार राजनीति से नहीं जुड़ा है, मध्यम वर्गीय परिवार है, मुंबई में अपने सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है। जब मैंने राजनीति में पहला कदम उठाया था, सब ने मुझे कहा था कि तुम बगैर कोई पैसों के, बगैर कोई वेल कनेक्टेड फैमिली के, बगैर कोई परिवार जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तुम कैसे पार्टी में, राजनीति में सर्वाइव करोगी। फिर भी मैंने वो
करने की मंशा दिखाई, महत्वाकांक्षा दिखाई, पार्टी ने भी मुझे वो जिम्मेदारी दी। पर कहीं मुझे लगा कि अगर इस चीज़ को पार्टी नहीं समझ पा रही है और मेरे दुख को प्रायोरिटी नहीं दे पा रही है, और वो जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जहाँ मेरा परिवार मेरे लिए 10 साल खड़ा रहा, और अब जब परिवार के लिए खड़े होने का समय आया जहाँ पे होना चाहिए वो नहीं सामने दिख रहा था, तब मैंने निर्णय लिया कि अब कोई जैसे मैंने कहा कि डजंट मेक सेंस कि इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी नो हियरिंग और इम्पोर्टेंस टू व्हाट आई एम टॉकिंग, तो पॉइंटलेस है कि मैं इस तरीके की कोशिश करती हूँ। तो आपको लगता है कहीं न कहीं ऐसा भी हुआ है कि आपको न्याय नहीं मिला, उसकी नहीं सोच के वो अभी चुनावी मौसम में उन लोगों को वापस उन्होंने लिया है, तो अपने पार्टी के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, न्याय तो न्याय की बात मैं इसे को न्याय से ना जोड़कर एक्शन से जोड़ना चाहूँगी, और इंटेंट से जोड़ना चाहूँगी कि और रिड्रेसल से जोड़ना चाहूँगी कि अगर ये अच्छी से रिड्रेस हो पाता इन टर्म्स ऑफ उनको चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए उनको बहाल किया, तो चुनाव के मद्देनज़र आपको ये भी ध्यान रखना था कि जो प्रवक्ता आपके लिए दिन रात काम कर रही हैं और वो किसी तरीके से प्रभावित महसूस कर रही हैं उनके रीइंस्टेटमेंट से, उनकी सम्मानपूर्वक जब आपको पूरी जानकारी थी कि ऐसा हादसा हो चुका है, उनको भी कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता या उनसे पूछ लिया जाता कि इज़ इट ओके। तो मेरा बस ये है कि ब्लेटेंटली ये कह देना कि चुनाव में अभी ज़रूरत है तो हम बहाल कर रहे हैं, बगैर ये देखे कि किस तरीके से वो मुझे प्रभावित कर रहा है, या आपके जो हम मुद्दों की बात करते हैं कि सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ अगर पार्टी के फोरम में नहीं सुनवाई हो रही, वो बात सही नहीं है। हाल ही में रणदीप सुरजेवाला ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि आपको टिकट नहीं मिली, इस वजह से आपने अपना पाला बदल लिया है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इसको मेरी टिकट से जोड़ते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं उम्मीद कर रही थी कि निस्वार्थ सेवा करने के बाद पार्टी मुझे अगर टेलीविज़न पे जाने का मौका दिया है और टेलीविज़न पे का और ज़िम्मेदारी को भली भांति निभाते हुए मैंने सिर्फ अपनी ही पार्टी में नहीं, मैं मानती हूँ हर राजनीतिक दल के लोगों में सम्मान पाया है, तो वो मुझे सक्षम समझेंगी मेरा कि मुझे अब अगले स्टेप पे लेकर जाएं, और किसकी ये महत्वाकांक्षा नहीं होती है। टिकट से ही पाला बदलना होता, आप मुझे बताएं, और आज आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो मुझे बताएं। मैं चुनाव से पहले नहीं छोड़ देती, मैं चुनाव से पहले छोड़ देती और टिकट ले लेती और लड़ लेती। दुख इस बात का नहीं है कि मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं या टिकट ना मिलने पे जोड़ रहे हैं। दुख इस बात का है कि आपको अभी भी ये लगता है कि महिला का सम्मान या महिला की जो इज़्ज़त है वो एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा नहीं है। आप उसको इससे जोड़ लें कि ओ इसको टिकट नहीं मिली इसलिए इसने राजनीतिक पक्ष छोड़ दिया। मैं मानती हूँ मेरी राजनीति नहीं रुकेगी और मेरे मुद्दे नहीं रुकेंगे, और जिनको मैंने हमेशा प्राथमिकता दी है वो बना रहेगा। मैं कहीं भी जाऊँ, और मैंने जिस राजनीतिक पक्ष को से जुड़ी हूँ, राष्ट्रीय मंच को छोड़कर मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से जुड़ी हूँ, और मैं मुंबई के लिए वापस आई हूँ और महाराष्ट्र के लिए वापस आई हूँ, और ये महाराष्ट्र की आवाज़ बनकर भारतवर्ष में अगर गूंजने का मैं अपने आप में क्षमता पाती हूँ, तो मैं नहीं मानती हूँ मैं इसको किसी चुनाव से जोड़ते हुए देखूँगी। मैं बस यही कहूँगी कि बगैर कोई कंडीशंस के शिवसेना ने मुझे लिया है। वो जानते हैं 10 साल मैंने कौन सी पार्टी का पक्ष रखा है, वो भली भांति समझते हैं मेरी सोच और विचारधारा क्या है, और उनके कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं भी अब प्रतिबद्ध हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंटरनल डेमोक्रेसी का आपने कोई सहारा नहीं लिया, या
उस एंगल से आपने न्याय पाने की कोशिश नहीं की? एक और मैं आपको बात बताऊं, ये बार बार ट्विटर कहते हैं, ओ ट्विटर पे इसने अब रखा और 48 घंटे में पाला बदल दिया, और उससे मेरी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, मेरे बहुत सारे कुछ फॉर्मर कलीग्स ने इस पे कटाक्ष भी किया। पर मैं बस एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी, ये बात सही नहीं है कहना कि जब मैं ट्विटर पे गई तभी ये बात बनी थी। मैं ऑलरेडी इंटरनली इस बात को डिस्कस कर रही थी। आप मेरा 10 साल का इतिहास देख लें, पार्टी के कोई भी जो ऐसे मुद्दे हों जहां हो सकता है मुझे सही नहीं लगे होंगे, मैंने वही इंटरनल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर कर मैंने अपनी बातें रखी हैं, और मैंने अपनी बातें निष्पक्ष मन से, एक संगठन को मजबूत करने के मन से मैंने हमेशा जाहिर की हैं, और माना है कि जो मेरी मन की बात है और जो पार्टी के पक्ष की बात है वो मैं विदाउट फियर मैं इंटरनल प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस कर सकूँ, मैंने किया है। जब मैंने देखा कि इंटरनल प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेटर विड्रॉ नहीं हो रहा है, और जब ये लेटर मीडिया के सामने वो किसी ने ट्वीट किया, तब फिर मैंने कहा कि अब अगर नहीं हो रहा है तो यानी नहीं होने की मंशा है, तो अब ख़त्म करना है। अब मुझे, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो 3 चीज़ें मैं इस राजनीति में लाई हूँ, मेरा आत्मसम्मान, मेरी इज़्ज़त और मेरी सोच समझ और मेरी वैल्यूज़, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा, और जिनको जो समझना है वो समझ सकते हैं, जिस नज़रिए से देखना है देख सकते हैं, पर मेरी कमिटमेंट इन मुद्दों से ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी स्टेटमेंट दिया है, रणदीप सुरजेवाला ने, कि वो आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने करियर के ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ी हैं। तो उसमें क्या गलत है, आप मुझे बताएं। आज अगर कोई अपना खून पसीना एक कर कर एक ऐसे समय पर, ऐसे पार्टी के लिए दिक्कत वाले समय पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने सारी जो नौकरी की जिम्मेदारियां हैं ये सब छोड़कर एक पॉलिटिकल करियर अपनाता है, वो भी उम्मीद करता है कि सेवा भाव के साथ साथ, पार्टी के संगठन की कार्य के साथ साथ, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ उनको उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। और क्या बाकी सारे वहाँ पे जो नेता हैं जिनको टिकट मिलती है, जिनको राज्यसभा मिलती है, लोकसभा मिलती है, एमएलए मिलती है, एमएलसी मिलती है, या संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलती है, क्या वो एम्बिशन नहीं है? और अगर मैंने मंशा जाहिर कर दी तो मैंने कोई पाप की भागीदारी बन गई। अगर पॉलिटिकल करियर में है तो पॉलिटिकल प्रोग्रेशन भी होना चाहिए टू बी एबल टू मेक दैट इम्पैक्टफुल चेंज। तो मैं नहीं मानती हूँ, अगर इवन इफ़ यू लुक एट इट एज अ करियर प्रोग्रेशन देख लीजिए आप, मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई देख लीजिए आप, मैं वो लड़ती रहूँगी। कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर शिवसेना को काफ़ी बार आपने निशाने पे लिया है, और आप शिवसेना के साथ ही जुड़ी हैं। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को? आप मैंने जब मुंबई वासी होने के नाते मैंने जब देखा है कि जो चीज़ें मुंबई में गलत हैं वो मैंने खुलकर उठाई हैं, और उसमें सत्ता में जो होगा वो उस जिम्मेदारी का भागीदारी होगा। और मैं तो मानती हूँ कि 10 साल जिस पार्टी ने मुझे देखा है अपनी पक्ष को मजबूती से रखने का, और मैं आपको बता दूं, मैं सोशल मीडिया पे अपनी कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले भी एक्टिव थी, और तब भी मैंने मुंबईकर होने के नाते सवाल उठाए हैं। तो जिस पार्टी ने मुझे ये 10 साल देखा है कि मैंने उनको लेकर घेरा है, सवाल पूछे हैं और बेबाकी से अपनी बात रखी है, उस पार्टी को भी होल हार्टेडली मुझे लेना, पूरी जिम्मेदारी समझते हुए लेना कि मेरी क्या सोच, क्या विचारधारा रही है, और बगैर कंडीशंस के, बगैर किसी मैं कहूँगी कमिटमेंट इन द सेंस बिसाइड्स जो मैं पार्टी के लिए लाऊंगी कि आइडियोलॉजी को लेकर, मैं मानती हूँ वो भी बहुत सराहनीय है। और उन्होंने मुझ में देखा होगा कि एक क्षमता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से
जो उन मुंबई को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर और भारत को लेकर उनके आइडियाज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको मुझे जिम्मेदारी अगर ज़्यादा देंगे तो मैं आई डू नॉट सी एनी रीज़न फॉर मी टू क्वेश्चन माई एबिलिटी और क्वेश्चन माई ओन आइडियोलॉजी दैट आई बीन एस्पाउजिंग ओवर द ईयर्स। वो रातों रात नहीं बदलती है, वो एक संस्कार है मेरे, वो संस्कार नहीं बदलते हैं। और शिवसेना भी जानती है कि किस सोच और विचारधारा से मैं आई हूँ, प्रभावित रही हूँ और उसका प्रभाव मैंने देश में डाला है। वो सब समझते हुए ही हमने ये कदम उठाया है और मैं तो कहूँगी मैं आभारी हूँ उद्धव जी की और आदित्य जी की कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान देकर मुझे अपनी पार्टी में एक जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का गाना गाने में आप कितनी कंफर्टेबल रहेंगी आगे? मैं अभी भी, और शिवसेना तो मैं कहूँगी कि शिवसेना ऐसी पक्ष रही है जिन्होंने उसमें सत्ता में रहकर भी सवालिया निशान लगाने में कसर नहीं छोड़ी है और हमेशा जो जो वादे किए हैं देश के साथ, जब जब सरकार उसमें नाकामयाब रही है, उन्होंने भी उतनी ही बुलंदी से आवाज़ उठाई है जितने विपक्षी दल के नेताओं ने उठाई है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि जो पार्टी सही मायने में लोगों की आवाज़ बनकर उभर सकती है विदाउट द फियर ऑफ बीइंग इन पावर और आउट ऑफ पावर, उसी पार्टी से मैं जुड़ सकती हूँ। और वो पार्टी ने मुझे इतना इंडिपेंडेंस दिया है कि मैं अपनी पक्ष और पार्टी का पक्ष रख सकूँ। उसी के लिए मैं मानती हूँ कि ये पॉसिबिलिटी टू बी एबल टू मेक दैट इम्पैक्टफुल चेंज लोगों की लाइफ में, वो शिवसेना के माध्यम से हो सकता है। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की बात करें या शिवसेना की बात करें, दोनों ही पार्टीज़ में ये देखा गया है कि डायनेस्टिक लीडरशिप आपकी थी कांग्रेस में, यहाँ पे भी आपका वैसा ही रोल शायद देखने मिले। कितनी कंफर्टेबल रहेंगी आप, किस तरह से देखती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही पार्टियों में चलती तो परिवार की ही है। जहाँ तक देखो डायनेस्टी का सवाल आया है, मैंने हमेशा इस बात पे आपत्ति जताई है कि बार बार ये आरोप लगाना कि डायनेस्टी लीडरशिप, हम कहीं ना कहीं ये बात भूल जाते हैं कि ये लीडरशिप ने, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, इन्हीं लीडरशिप ने मुझ जैसी नॉन पॉलिटिकल पर्सन को जगह दी है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूँगी कि यही लीडरशिप ने, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या भारत हो, उस लीडरशिप पे विश्वास जताते हुए उन राजनीतिक पक्षों को वोट दिया है। रही बात अटैक करने की इन मुद्दों पे, आई थिंक इंडिया में आप कॉर्पोरेट्स देख लीजिए, आप कोई भी स्पेस देख लीजिए, अगर आपके कार्यकर्ता आप पे पूरा विश्वास जता रहे हैं तो उसमें पार्टी, ये आंसरेबल ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता को हैं। सही गलत की भी अगर सही कर रहे हैं तो डायनेस्टी का उन पर इल्ज़ाम लग जाता है, गलत कर रहे होते हैं तो आरोप ये भी लगता है कि देखिए क्योंकि इन्होंने कंट्रोल कर कर रखा हुआ है, इस वजह से पार्टी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आई थिंक दीज आर माइनर इश्यूज़। ये डायनेस्टी की टॉक अब देश में ऐसे तो हर कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म पे भी की जा सकती है, बहुत सारे मंचों पे की जा सकती है, जुडिशरी में भी की जा सकती है, बॉलीवुड में भी की जा सकती है। सो आई थिंक इट्स एन इररेलेवेंट इशू। रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स इज, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये आपके मुद्दों को अच्छे से समझ पा रही है, इम्प्लीमेंट कर पा रही है, या आपकी आवाज़ बनकर उभर पा रही है। और इसीलिए मैंने देखा है कि वेदर कांग्रेस रही हो इन द पास्ट, मेरी पूर्व पार्टी जो है, या शिवसेना अभी इन द प्रेजेंट, वो लोग मुंबई ही हो, महाराष्ट्र हो, क्योंकि अभी क्षेत्रीय दल है, वो लोगों का विश्वास जीती आई है, नोइंग व्हाट द लीडरशिप इज। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इज़ द लीडरशिप द वॉइस ऑफ द पीपल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इतने सालों से शिवसेना बीजेपी साथ में मिलके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे मुंबई में चला रही हैं, रिचेस्ट, वन ऑफ द एशियाज़ रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन फिर भी सालों से इश्यूज़ जो हैं, डंपिंग ग्राउंड हो, रोड्स हो, ड्रेनेज हो, इस तरह के जो कॉमन इश्यूज़ हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हो रहे। आप किस तरह से देखती हैं इसे आगे ले जाने में, या इसमें किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है? एक्चुअली पहली बार हुआ था कि शिवसेना चुनाव अलग अलग लड़ी थी कॉरपोरेशन में। पहली बार हुआ था कि असेंबली भी अलग अलग लड़े थे शिवसेना 2014 में। पर हाँ, बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो बेटर टैकल हो सकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे फीडबैक से, मेरे इन्वॉल्वमेंट से
जो कमियां हैं, जहाँ जहाँ हम उसको पूर्ण तरीके से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, वो कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी। पर दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आदित्य जी से जब मैं संवाद करती थी, आदित्य जी मुझे बता रहे थे वो प्लास्टिक बैन जो उन्होंने इन बॉम्बे में लागू किया, आई थिंक इतना इम्पैक्टफुल चेंज इतने शॉर्ट टाइम में वो प्लास्टिक बैन को इम्प्लीमेंट करना, ये भी सराहनीय है। ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट को भी अलग कर करना, वो भी एक सराहनीय काम है। एनवायरनमेंट के बारे में एक युवा नेता होने के नाते जो आदित्य जी वो पूरी मुहिम बना रहे हैं, वो भी बहुत ही सराहनीय काम है। बीएमसी स्कूल के माध्यम से लड़कियों को सैनिटरी पैड्स देना, जो हेल्थ एंड हाइजीन का एक बहुत अहम मुद्दा है, महिला एम्पावरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो भी मैं मानती हूँ सराहनीय काम है। युवतियों को हो या महिलाओं को हो, सेल्फ डिफेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करना, 30,000 से ज़्यादा लड़कियों को आप ट्रेन कर रहे हैं और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, तो मैं मानती हूँ ये भी सराहनीय काम है। लड़कों को सिखाना कि महिलाओं की इज्जत पहले जब तुम करोगे तब जाकर महिला का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए सिखाना और ये समझना कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, मैं मानती हूँ ये सब सराहनीय काम है। तो जहाँ कमियाँ हैं, बिल्कुल सब वो राजनीतिक दल शिवसेना भी समझती है हाँ ये कमी है, हमें बेटर करना है, बेटर सिस्टम्स लाने हैं, पर एट द सेम टाइम ऐसी भी चीज़ें हैं जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं जो अगर इंडिया मॉडल पे भी अप्लाई किया जाए तो महिलाओं का ही नहीं, सोच को भी लेकर, सोसाइटी में मुद्दों को लेकर, एनवायरनमेंट चेंज, इन सब को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ उसके बाद आप आगे बढ़ी हैं, आज शिवसेना के साथ जुड़ी हैं, ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, जिन्हें न्याय नहीं मिलता है। ओवरऑल अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि इस तरह के इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, मेरा तो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ एटीट्यूड रहा है और ये पहली बार मैंने स्टैंड नहीं लिया है। जब मेरे साथ किसी ने सोशल मीडिया पे रेप थ्रेट दिया था मुझे पर्सनली, मैं गोरेगांव पुलिस गई, मैंने मुंबई पुलिस गई, मैंने केस रजिस्टर किया, अकेली गई, बगैर कोई राजनीतिक पार्टी के साथ लेकर या समर्थन लेकर या कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कर कि वो मेरा लड़ाई लड़े या जो भी है, और उस बंदे को अरेस्ट कराया। इनको सबक सीखना ज़रूरी है और महिला का ज़ीरो टॉलरेंस टू दिस बिहेवियर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक महिला दूसरी महिला को ये एडवाइस देने लग जाए कि चल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, दिस इज़ द नेचर ऑफ द बीस्ट, यू कॉम्प्रोमाइजिंग योर वैल्यूज़। जब मेरी बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई थी, जब 10 साल की लड़की को ट्विटर पर धमकी दी गई थी, मैंने पूरा देश हिला डाला था एक अपनी आवाज़ को लेकर, मैंने उसकी कंप्लेन कराकर उसको अरेस्ट करवाया था। तो व्हेन यू हैव ज़ीरो टॉलरेंस एंड यू आर अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़, बदलाव आएगा। स्टॉप सेइंग कि ये तो चलता रहता है, यही इस तरीके की सोसाइटी है। अगर तुम सोसाइटी को नहीं बदलने को तैयार हो, स्टैंड लेने को तैयार नहीं हो, सोसाइटी कभी नहीं बदलने वाली है। मैं ये लड़ाई पहली बार नहीं लड़ रही हूँ, पहले भी लड़ चुकी हूँ और लोग कुछ भी इससे कनेक्शन कर कर जोड़े, मैं अभी भी उन लोगों से कहूँगी कि मेरे लिए आत्मसम्मान की लड़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको किसी भी मुद्दे से जोड़कर आप मेरे ऊपर लालछन उड़ा लें या मेरी चॉइसेस का मजाक बना लें या मेरी राजनीति का मजाक बना लें, आप करते रहिए, बट आई स्टैंड टॉल फॉर इश्यूज आई बिलीव इन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आगे के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारी विशेष रजूआतમાં હાલ બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો TV9। TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે।